एक मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था और उसी के क्रम में इसका नाम जो है सो सिल्क रूट पड़ा। सिल्क रूट पड़ने के पीछे क्या रीजन थे? आई ट्राइड माय बेस्ट। इतिहास में, हिस्ट्री में इसका बहुत महत्व है। सिल्क रूट का इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि उन दिनों जब रोड से, सड़क रास्ते से जब सारा व्यापार हुआ करता था, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी ये सिल्क। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है सबको? समझ रहे हैं बेटे? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा आवाज जा रही है? यस सर। हाँ तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये एक ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में है। ये जो चैप्टर है एक ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में आप कह सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई अपनी अपने मतलब अपने आप को केंद्र में रखकर लिखता है। इसको ट्रैवलॉग भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर, जिसमें किसी खास जगह का वर्णन किया गया हो, तो इसको ट्रैवलॉग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ट्रैवल को एक कहानी का शक्ल दे रहा है कवि, राइटर। तो ये ट्रैवलॉग भी है कि आप उसके ट्रैवलिंग के अंदाज को, ट्रैवलिंग का जो उसका तरीका है, उसको आप समझ पाएंगे। और उस ट्रैवलिंग के माध्यम से, उनके लिए तो ट्रैवलिंग है, और हमारे आपके लिए एक जानकारी का बड़ा स्रोत हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारे आपके लिए ये जानकारी का, नॉलेज का एक बड़ा स्रोत हो जाता है कि क्या क्या चीजें होती हैं वहां जाने के रास्ते में, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये सभी चीजें इस चैप्टर का हिस्सा बन रही हैं, जिसे हम आपको पढ़ना है। गेटिंग गाइस? तो सिल्क रोड ऑथर की जर्नी है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू। रावू से माउंट कैलाश तक की जो यात्रा उन्होंने किया है, उस यात्रा का ही सारा वर्णन है इसमें। इसको एक विशेष वो कहते हैं कोरा, है ना? तो कहां से यात्रा शुरू हुई थी? रावू टू माउंट कैलाश। माउंट कैलाश आप जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि माना जाता है दिस इज द अबोर्ड ऑफ शिव। शिवा का अबोर्ड माना जाता है ये, शिवा का घर माना जाता है ये। और लोग इंडिया से भी प्रतिवर्ष कई बार वहां जाते हैं, कई लोग वहां पर जाते हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये जो था वो यात्रा का कोरा। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा कोरा। कोरा क्या होता है? एक मतलब उस यात्रा को कोरा कहते हैं, ठीक है ना? Thus it gives us an account of the journey they experience। तो उनको इस यात्रा के दौरान कौन कौन से अनुभव प्राप्त होते हैं। Moreover, the main aim of the journey was religious। मुख्य जो उद्देश्य था उस यात्रा का वो धार्मिक था। निश्चित रूप से ये उद्देश्य जो उनका था वो धार्मिक उद्देश्य से उन्होंने ये यात्रा किया था, जिसमें माउंट कैलाश जो है सो केंद्र में था। तो thus in order to embark on this on his pilgrimage, तो इस धार्मिक यात्रा के लिए जो इन्होंने पिलग्रिमेज के तौर पे जो यात्रा उन्होंने शुरू किया था, पिलग्रिमेज जर्नी जो उनकी थी, ही चूजेस अ टफ वन। बड़ा ही टफ था ये, बहुत मुश्किल वाला था। फर्दर द ऑथर हायर्स, तो उसमें एक नाम आएगा आपको जो ड्राइवर का काम करता है, शेटांग। टी इज कैपिटल, टी इज कैपिटल तो रहेगा ही, टी नाम से है इसलिए, लेकिन बट इट इज साइलेंट।
हम टी इसको नहीं पढ़ेंगे, हम यही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शैतान, ठीक है ना। एंड टेक्स अलोंग डैनियल, रास्ते में एक डैनियल को भी वो ले लेते हैं, एक व्यक्ति डैनियल रहता है, एज एन एक्वेटेंस टू चैपरॉन हिम टू दार्शन, जो दार्शन तक उनको पहुंचा देता है। कंसिक्वेंटली वी लर्न अबाउट हिज जर्नी एंड हिज एक्सपीरियंस थ्रू द सिल्क रोड। ही मेंशंस हाउ द पीपल, वो ये भी उसमें वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से लोग, हाउ द पीपल इन हिली एरियाज आर, जो हिली एरिया के पीपल होते हैं बड़े ही उनको मासूम होते हैं, जिसको कहते हैं दिल के साफ होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दीज पीपल आर वेरी सेंसिटिव। द ऑथर गोज ऑन टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ, फिर इसके बाद वो मानसरोवर लेक को देखने जाते हैं, मानसरोवर लेक की सुंदरता का रसास्वादन करते हैं, और फिर दार्शिन वहां से पहुंचते हैं। मोर ओवर ही फेसेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बट इज एबल टू कंप्लीट, बहुत सी परेशानियां आती हैं रास्ते में, बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सी परेशानियां आती हैं रास्ते में, लेकिन अल्टीमेटली ही इज एबल टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज ड्यू टू हिज अनडेटर्ड फेथ। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व था वो उनके फेथ का महत्व था, जो विश्वास उन्होंने किया हुआ था ईश्वर, और उसमें जो उनकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, उसी का कहीं ना कहीं परिणाम था कि वो इस यात्रा को पूर्ण कर पाए थे। और तो निक मिडल्टन की लिखी हुई ये कहानी है, निक मिडल्टन बाय NICK, निक मिडल MIDDLETON। तो निक मिडल्टन के लिखी हुई ये चैप्टर है, निक मिडल्टन। तो डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू माउंट कैलाश, और कुछ खास पॉइंट यही नहीं रह गया है, और आगे हम अब चैप्टर से देखेंगे। तो सी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, हम उस चैप्टर को अब now I start sharing with you. I'm doing the screen sharing right now. Is it clear to all of you? सबको ये क्लियर हो रहा है? Okay guys, see guys, देखिए, flawless half moon floated in a perfect blue sky in the morning. We said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves. इससे पहले का जो चैप्टर था एडवेंचर, उसको आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, उसके बारे में मत सोचिएगा ज्यादा, वो आपके चैप्टर से कट कर दिया गया है इस बार। इसलिए अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर की तरफ है। तो कहते हैं फ्लॉलेस हाफ मून फ्लॉटेड, यानी कि किसी मतलब कोई भी बादल वगैरह का कोई निशान, नामो निशान नहीं था, स्काई बिल्कुल साफ था। वी सेड आवर गुड बाइज, और हमने यात्रा की शुरुआत कर दी, गुड बाय करने के वहां से यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। फिर पहाड़ों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब सूरज उगता है और उसकी रोशनी जब पहाड़ की ऊंचाई वाले हिस्से पे, चोटियों पे पड़ती है, तो किस तरह से उसका रोज टिंटेड, ऐसे लगता है ब्लश, जैसे चेहरे पर लाली छा जाती हो, इस तरह से उस पहाड़ के ऊपरी वाले हिस्से पर भी
ऊपरी वाले हिस्से पे भी इस तरह से लाली छा गई थी। नाउ दैट वी वर लिविंग राबू, और अब वो राइटर बता रहे हैं कि राबू छोड़ रहे थे। राबू जो जगह है, राबू, लामो, लामो सेड द शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। और लामो एक महिला का नाम है वहां पे जहां वो रुके थे। तो उसने कहा कि वो उनको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, एक उपहार स्वरूप कुछ देना चाहती है जो यादगार रहे। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल, डैनियल के द्वारा ये बात वो कहवाए थे, दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि वो कोरा कंप्लीट करने के लिए, कोरा मतलब वही जर्नी का नाम है, अलग अलग नाम होता है, जैसे अलग अलग कहीं पंचकोसी परिक्रमा है और इस तरह से नाम होता है, तो इसी तरह से इसका नाम कोरा है। तो शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, तो उसने समझाया भी कि कुछ गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, और उसके टेंट में वापस आने के बाद, उसके टेंट में वापस लौटने के बाद, कमिंग बैक टू हर टेंट, डकिंग बैक का मतलब यही हुआ वापस आना। तो वापस उसके टेंट में जब आए, into her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheep skin coats, तो एक लंबे स्लीव वाला, लॉन्ग स्लीव सीप का के स्किन का बना हुआ एक कोट उसको प्रेजेंट की, दैट ऑल द मैन वोर, जो वहां के लोग खास करके पहनते थे। शेटान, इसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे शेटान, साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और उसकी कार में वो चढ़े। शेटान इज क्लियरली, शेटान इज द ड्राइवर। साफ पता चल रहा है कि शेटान कौन है। शेटान वहां पे ड्राइवर का नाम है। तो शेटान जो है, साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, उसको ठीक से कहा, मतलब कि यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रॉकवा सर, ड्रॉकवा, वी टुक ए शॉर्टकट टू सेट ऑफ द चांगचंग, कुछ नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो Satan sized me up as we clambered into his car. Yes, he declared, Drokwa, sir. We took a शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटैंग, यानी चैंगटैंग से निकलने के लिए शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। शेटान न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, वो एक रास्ता जानता था जो साउथ वेस्ट की तरफ जाता, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स, जो सीधे माउंट कैलाश की तरफ पहुंचता था। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, जो रास्ते में ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दर्रों से होके निकलता था, पासेस से होके निकलता था, ऐसा उसने बताया। बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन ये भी बताया कोई मुश्किल नहीं है सर। ही अश्योर्स अस इफ देयर इज नो स्नो, अगर स्नो नहीं आती है तो, अगर बर्फ नहीं गिरती है तो, व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या उसकी क्या संभावना है, उसकी कितनी संभावना है। तो कहता है नॉट नोइंग सर, पता नहीं सर, अंटिल वी गेट देयर, जब तक कि हम वहां पहुंचते नहीं है हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, या हम कुछ क्लियरली कह नहीं सकते। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, वहां से जब रोलिंग हिल्स, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ों के वाले रास्ते से होके, राबू वाले रास्ते से जब वो आगे बढ़ते हैं, तो जब शॉर्टकट लिया, टुक अस अक्रॉस वास्ट, वो एक बड़े से ओपन प्लेन की ओर ले जाता है, विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट ए फ्यू गैजल्स, जहां पे कुछ गैजल्स, गैजल्स कहते हैं इनके हिरन की प्रजाति होती है, तो गैजल्स दिखाई पड़ रहे थे, दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्टर्स। एरिड पास्टर्स का मतलब ज्यादा कोई वहां ग्रीनरी नहीं है, एरिड एरिया लगता रहता है।
जहां कुछ खास हरे भरे पौधे वगैरह नहीं दिखाई पड़ते, घास भी इक्का दुक्का इधर उधर कहीं कुछ दिख जाए तो दिख जाए, उसी में वो निबल करते हुए, यानी कि एक दो टुकड़े चबाते हुए, घास जहां दिख गया तो एक आध टुकड़े वो खा के अपना वो चबा रहे दिख जाते थे। बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड, और उसके बाद हम कहा मुड़ गए, एक और निर्जन खाली स्थान की तरफ मुड़ गए। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी। अब और आगे जाकर ग्रासी वाला तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया, वो एरिया स्टोनी होना शुरू हो गया। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। तो वाइल्ड एस का यानी जंगली गधों का एक झुंड दिखाई पड़ा। शैतान टोल्ड अस, शैतान बताया कि वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, यानी समय से शायद पहले, उनके दिखने से पहले हम शायद वहां तक पहुंच जाएं। क्यांग, ही सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। धूल दिखाई पड़ रहा था, धूल का एक गुबार था, उसको दिखाते हुए उसने कहा, व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम नजदीक पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मैस। तो उनको क्या देखा गया कि उनकी भीड़ दिखाई पड़ी, यू कैन सी इट एज, उनकी भीड़ दिखाई पड़ी, उन गैलोपिंग एंड मैस यानी उनका झुंड, फीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनूवर्स ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स। प्री डिटर, जैसे पहले से कुछ उन्होंने सोच रखा था, बना रखा था, और उस परिस्थिति में प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और साफ सुथरी हवा में धूल का गुबार देखा जा सकता था। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, और विल्डरनेस का मतलब निर्जन, जब हिल्स जो है हमें और अंदर एक बार फिर से पहाड़ी निर्जनता की ओर ले जा रहा था। वी पास्ट सॉलिटरी ड्रॉकबाज ड्रॉकबाज तो हम वहां से वो ड्रॉकबाज वाले हिस्से पे पहुंच जाते हैं। टेंडिंग, देखिए ये सब कुछ नाम ऐसा है ना जो वहां के पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर चीजों से रिलेट करता है, इसलिए इसका इफ वी ट्राई टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन हिंदी इट विल नॉट बी क्लियर। तो क्लियरली ये चीज नहीं मिल पाएगा इसका, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कुछ को इग्नोर करेंगे, आप समझने की बस कोशिश कीजिए। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, ये ड्रॉकवास, सॉलिटरी ड्रॉकवास, ये जो निर्जन वो जगह, वहां से निकले। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो अपने फ्लॉक्स, ये जो झुंड थे उनकी देखभाल कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। समटाइम्स मैन, समटाइम्स वीमेन, कई बार औरतें भी होती थी, आदमी भी होते थे, औरतें भी होते थे। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, और ये जो, चूंकि वो रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये लोग जो थे, ये अपने झुंड का निरीक्षण करने वाले लोग बड़े आश्चर्य से इनकी कार की ओर देखने लग जाते थे। अकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और कभी कभी हाथ भी हिला के उनको अभिवादन भी कर देते थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब उस ट्रैक से होकर नजदीक जानवरों के पास पहुंचे, द सीप वुड टेक एवेसिव एक्शन। तो अचानक से जैसे ये आ जाते थे, तो सीप, जो भेड़ जो होती थी, अचानक से जैसे कुछ उनका चाल बदल जाता था, उनकी उन जैसे कि वो अपना आराम की स्थिति में अपना काम, जैसे घास वगैरह चल रहे होते थे, तो उनको कुछ हलचल सी महसूस होती थी, तो उनका एवेसिव एक्शन देखने को मिलता था। वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, ताकि वो तेज आती हुई गाड़ी से अपना साइड ले सके, रास्ता ले अलग कर सके। वी पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स, रास्ते में कहीं कहीं पर इन जो घुमक्कर प्रजाति के जो लोग होते हैं, नोमैड्स पीपल होते हैं, उनका भी टेंट लगा हुआ था, वहां से होके गुजरे, जो बड़े ही स्प्लेंडेड आइसोलेशन में, यानी इस निर्जन स्थान में भी बड़े शानदार ढंग से वो लगा रखे होते थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और उनके पास एक बड़ा सा भारी दिखने वाला एक कुत्ता होता था,
जिसको टिबेटन मैस्टिफ कहते थे। मैस्टिफ प्रजाति का वो कुत्ता होता था। स्टैंडिंग गार्ड, ऐसा लगता था जैसे उनके घर की रखवाली कर रहा हो, गार्ड की तरह खड़ा हो। These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach. तो जब इनके आने का उनको आभास होता था कि ये आ रहे हैं, तो अपना बड़ा सा मुंह वो खोल के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते थे। फिक्स अस इन देयर साइड्स एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जब नजदीक वो पहुंचते थे तो दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, और एक तरह से वो आप कह सकते हो कि एक्शन में आ जाते थे। वो अपने पूरे दमखम में वो आ जाया करते थे। They would explode in rays, speeding directly towards, और सीधे भागते हुए वो आते थे, ऐसे जैसे कि बुलेट, गन से बुलेट निकलती है और सीधे अपने गंतव्य की ओर जाती है। एंड नियरली एज फास्ट, जितनी तेज वो भाग के आ सकते थे। These shaggy monsters, शैगी इसलिए कहा है कि उनके लंबे लंबे बाल होते थे, पूरे उसमें झब्बे जैसे बाल होते थे। तो सैगी मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स का इसलिए यूज किया गया, विशाल देखने में होते थे। दैत्य आकार का कहा है कि नॉर्मल कुत्तों से काफी ज्यादा बड़ा होता था। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, इतने काले, ये कह रहा है कि डार्केस्ट नाइट से भी कहीं ज्यादा वो काले होते थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और तेज चमकते हुए लाल रंग का उनको जो है गले में पट्टा पहना दिया जाता है। देन बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और बड़े बड़े जबड़े खोलकर वो भौंकते थे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इनकी गाड़ियों से। जैसे कि सीप तो अलग अपना रास्ता ले लेती थी, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये और भौंकना शुरू कर देते थे, गुस्से में आ जाते थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, कॉजिंग शैतान टू ब्रेक एंड स्वर्ग, और अक्सर उनके रास्तों में दौड़ते हुए आने की वजह से शैतान को ब्रेक लगाना पड़ जाता था। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, और आराम में पहुंचने से पहले ये कुत्ते क्या करते थे कि मतलब काफी दूर तक इनका पीछा करते थे, वो भौंकते हुए काफी दूर तक पीछा करते थे। So before easing off, having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs. तो इनके इस व्यवहार को समझ के राइटर को समझ में आया कि क्यों ये चाइना के जो इंपीरियल कोर्ट्स हुआ करते थे, वहां पर इनको हंटिंग डॉग्स के रूप में, इनको यानी कि शिकारी कुत्ते के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली हुई थी। Brought along the Silk Road in ancient time, लाइट नहीं है बता दो, एक दो लाइट ऑफ कर दो। चेक कर लेगा, लाइट नहीं है। हाँ, तो समझ में आ गया कि इनके इसी व्यवहार की वजह से कितने वो पीछा करने में माहिर थे, कितने फेरोशियस लुक इनका हुआ करता था। इस वजह से ये था कि इनको शिकारी कुत्तों के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, और इंपीरियल कोर्ट में, चाइना के इंपीरियल कोर्ट में, राज दरबार में भी इनको इसके कारण एक विशेष, आप कह सकते हैं कि एक विशेष पहचान मिली हुई थी शिकारी कुत्ते के रूप में। Silk Road in ancient times as brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet, और ये सिल्क रोड जो है आप कह सकते हैं कि ट्रिब्यूट के रूप में, तिब्बत से एक ट्रिब्यूट के रूप में मिला हुआ था। एक बेटा आवाज को चिक्कू है, ये प्लीज
By now we could see snow. अब हमें बर्फ से भरे हुए यानी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हराइजन, अब वो दिखाई पड़ने लग रहे थे. We entered a valley where the river was wide. फिर एक ऐसे घाटी में पहुंचते हैं जहां नदी काफी चौड़ी थी एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और अक्सर उसमें बीच बीच में आइस भरे हुए थे, आइस भी थे उसमें. ब्रिलियंट व्हाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और वो काफी तेज सफेद चमक वाले थे. खास करके जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ते थे तो और ज्यादा उनकी चमक बढ़ जाती थी. द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, twisting with the meanders as we gradually gained height. और जैसे जैसे हम ऊंचाई प्राप्त कर रहे थे उनमें meanders का मतलब होता है घूम कर, जो वो थोड़े से सीधा रास्ता नहीं होके बल्कि वो घूम के लूप सा बना लेते थे, तो वो meanders का भी लुक वो बना रहे थे. जैसे जैसे हाइट, जैसे जैसे ऊंचाई पर राइटर कार जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रही थी एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और घाटी जो है सो नजदीक आती जा रही थी. द टर्न्स बिकेम शार्पर, और अक्सर पहाड़ों पे ऐसी स्थिति में जब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो टर्न जो है वो काफी तीखा होता चला जाता है. बहुत टर्निंग पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी होती है, तो वो बहुत तीखा, शार्पर का मतलब यहाँ पे है बहुत तेज ढाल वाला हो गया. एंड द राइड बम्पियर, और राइड भी बम्पियर का मतलब ज्यादा उछलने वाली. Shaitan now in third gear as we continued to climb. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that spotted big rocks topped with patches of bright orange lichen. और बीच में जो बड़े बड़े पत्थर थे उसमें ये पानी में हमेशा पड़े रहने की वजह से लाइकेन नाम के पौधे भी उसमें ज्यादा उगाए थे. लाइकेन बीनीथ द रॉक्स, रॉक के नीचे वो अपना घर बना लिए, जगह बना लिए थे. हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और स्नो जो था लगभग अपना परमानेंट शेड उन पे डाल रहा था. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और ऊंचाई की वजह से राइटर फील करने लग गए कि किस तरह से दबाव अनुभव करने लग गए वो अपने कानों में, नाक में. स्नोटेड एंड क्लियर देम, और उसको काफी तेज उनको सांस लेनी पड़ रही थी उसको ठीक करने के लिए, नाक साफ करने के लिए. वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड एंड सैटन स्टॉप, एक जगह आके जहां पर घुमाव जो था बहुत तेज वाला घुमाव था, वहां पर सैटन रुक जाता है. स्टॉप्ड, ही हैड ओपन्ड हिज डोर, दरवाजा उसने खोला. जंप्ड आउट, बाहर निकला. बिफोर आई रियलाइज दैट वाज गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है. स्नो, सेड डैनियल. स्नो क्या? डैनियल ने पूछा. स्नो, एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, लेटिंग in a breath of cold air as he did so. और जैसे ही उसने ऐसा किया वो तेज हवा का झोंका अंदर आया क्योंकि उन्होंने खोला था उसको. A swath of the white stuff lay across the track in front of us. अब हमारे सामने, राइटर कह रहे हैं कि हमारे सामने एक बर्फीली, उसकी बहुत ज्यादा बर्फ जहां गिरा हुआ था उसका एक बर्फ की एक व्हाइट स्टफ ले, हाँ बर्फ की एक मोटी चादर सी कह सकते हैं, वहां वो पड़ा हुआ था ट्रैक पे. इन फ्रंट ऑफ अस, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 meters बिफोर इट पेटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड. और फिर जब वहां से लगभग ये 15 meters का चौड़ाई वाला था, बिफोर इट पिटर्ड, और आगे जाके फिर वही डर्ट ट्रेल मिलना शुरू हो गया. द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ जो है स्नो एज इट इज थे, स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड.
The bank was too steep for our vehicle to scale. किनारा जो था वो काफी ढाल वाला था, तीखा वाला था, जिसके कारण व्हीकल जो है तो बहुत तेज नहीं चल सकती थी. सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच. तो स्नो पैच पे कोई अब कोई रास्ता नहीं जा रहा था. स्नो पैच पे चलने का कोई मतलब ही नहीं था. आई ज्वाइंट डैनियल एज सेटन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. वो उसका निरीक्षण कर रहा था. सेटन बार बार पैर मारकर उसका निरीक्षण कर रहा था कि कितना वो मजबूत है, क्या उसके नीचे क्या स्थिति है. From time to time to ascertain how sturdy it was. It looked at my wristwatch. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. अब इनकी जो ऊंचाई थी 5,210 meters sea level से ऊंचाई पे थे. The snow didn't took too deep to me, but the danger wasn't its depth. उसकी गहराई जो है इनके लिए डेंजर, खतरा नहीं था. डेनियल ने कहा सो मच एट इट्स आईसी टॉप लेयर. उसका जो आइस वाला जो टॉप लेयर था वो ज्यादा मुश्किल वाला था. पता नहीं why have these students moved away? Aman, Vivek, what's the problem today? Why are they moving? What's the problem? The snow didn't look too deep to me. ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा था snow. But the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over. लेकिन जितनी बर्फ थी शायद कार को स्लिप करने के लिए वो काफी हो जाती. He suggested, as we saw Saturn grab handful of dirt and fling them across the frozen surface. तो उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर के कुछ धूल वहां से उठाए और उन बर्फ के जो चादर सी फैली हुई थी उस पे डाल दिया उसने. And fling them across the frozen surface. We both pitched in and when the snow was sprayed with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten. तो डैनियल और राइटर अंदर नहीं गए, सिर्फ शैतान ही गाड़ी को कार को आगे बढ़ाया. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. और जब ज्यादा लोग नहीं थे तो आसानी से उस कार को वो उस बर्फ के चादर के ऊपर से वो आगे ले गया. 10 minutes later, 10 मिनट के बाद, we stopped at another blockage. एक और blockage रास्ते में आया. Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. सीन को समझने के लिए सेटान एक बार फिर गाड़ी से बाहर आया, कार से बाहर आया और उसने कहा कि मतलब ज्यादा परेशानी वाला सिचुएशन है. एक this time he decided to try and drive round the snow. इस बार उसने मतलब उसके ऊपर से नहीं बल्कि टर्न लेके सोचा वहां से निकलते हैं. टर्न लेके निकलने की कोशिश किया. द स्लोप वाज स्टीप, बहुत तीखा स्लोप था वो. एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और बड़े बड़े पत्थर उसमें थे रास्ते में. बट समहाउ शैतान नेगोशिएटेड देम, लेकिन किसी तरह से शैतान ने बात की. His four wheel, यानी उससे उस परिस्थिति से आगे निकाला अपने आप को. His four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next, और इस तरह से एक परिस्थिति, एक परेशानी से दूसरी परेशानी की ओर कार को मतलब कार फेस करता हुआ आगे बढ़ रहा था. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further. इस तरह से एक जो उसका बेंड था, एक जो ये ढाल था, उससे आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल समझिए तीखा ढाल है इसलिए इसको कह रहा है हेयर पिन बेंड्स. रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर, और फिर आगे उसको रास्ता मिल गया. where the snow had not drifted,
अभी भी वहां से बर्फ निकली नहीं थी, बर्फ अभी भी वहीं थी. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. जब ये इस ऊंचाई पर देखा कि 5,400 मीटर की ऊंचाई पर है तो उनके सिर में थ्रॉबिंग शुरू हो गई, यानी सिर जैसे सिर में कोई जैसे थंपिंग कर रहा हो. देखिए, we crept. I took gulps from my water bottle, पानी थोड़ा सा पिया, which is supposed to help a rapid ascent. और इस ऊंचाई पर जब इतनी तेजी से तीखी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो पानी मदद करता है. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters और लगभग इस ऊंचाई पर ये अंत में पहुंच गए. It was marked by a large cairns of